अस्सलाम वालेकुम। पयामे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। और आज का जो हमारा ट्रांसमिशन का मौजू है वो है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन का हम किस कदर ख़याल रखते हैं, कितना रखना चाहिए, उनका कहा हुआ हुक्म का दर्जा रखता है, हम उसको मानते हैं, या जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि बच्चे नाफरमानी कर जाते हैं वालिदैन की, तो किस तरह से वालिदैन के हुकूक हम अदा कर सकते हैं। अल्लाह ने आखिर ये हुक्म दिया है तो इस पर कैसे पूरा उतर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे राय मंजूर नासिर साहब, और तिलावत कलाम पाक के लिए हमें ज्वाइन किया है आज कारी नोमान हफीज़ साहब ने, और हदिया नात पेश करेंगे मारूफ नात खान मरगूब हमदानी साहब। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगी कारी नोमान हफीज़ साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी नुमान साहब, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने तिलावत की। और अब जनाब बारी है हदिया नात की, और उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मरूब हमदानी साहब। आप तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं माशाल्लाह, एक वक्त गुजरा है आपको नात ख़ानी में, तो आज क्या कलाम सुनाने जा रहे हैं आप? जी मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बड़ा मशहूर है, लोग बड़ा पसंद फरमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा है मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा है मेरा। रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। जे वेखा मैं अमला वल्ले पे कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। खस खस जितना कदर न मेरा,
मेरे साहब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां बेशक मेरे अमल ने थोड़े आवेख ले निस्बत मेरी मंगते अनु सुल्तान बनावे मेरा दाताली हजवेरी मंगते अनु सुल्तान बनावे मेरा दाताली हजवेरी मां मरे ते पेके मुकदे प्यू मरे कर वेला शाला मरन ना मां प्यू किसे दे उजड़ जांदा जे मेला शाला विछड़न ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला भाई भाइयां दे सज्जन हुंदे भाई भाइयां दियां बावां बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां। बहुत खूबसूरत मरगूब साहब, बहुत ही अच्छा कलाम और आपने तो माशाल्लाह आज के टॉपिक के हिसाब से भी आ गया ना, माँ बाप का भी जिक्र आ गया ना, हमने टॉपिक को ही रखा हुआ है। आपने बहुत ज़बरदस्त उसका तालमेल बना दिया जनाब। तो फिर आज के टॉपिक की जान भी बढ़ते हैं राय साहब। वालिदैन के हुकूक की बड़ी ताकीद है और वालिदैन के बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं। अगर ब्रॉटअप अच्छा नहीं होता तो औलाद कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं पा सकती और इस तरह मुआशरे की एक शक्ल मजमूई तौर पर ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। वो एक प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं बन सकती अगर वालिदैन अपने बच्चों पे तवज्जो देना छोड़ दें, उनकी तरबियत ना करें, उन्हें तालीम ना दिलवाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुरान और हदीस में राय साहब बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, तो किस तरह का ये दर्जा रखता है वालिदैन की अताअत करना कुरान और हदीस की रोशनी में? बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है कि हकूक़ जो हैं वो दो तरह के हैं। राइट्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आसानी के लिए एक हकूक़ुल्लाह, अल्लाह ताला के जो हक़ हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है वगैरह वगैरह, और एक है हकूकुल इबाद जो अल्लाह ताला के अलावा बाकी सब इंसानों के मखलूक हैं और उसमें और भी। अच्छा, वो हकूकुल इबाद जो है इनमें सबसे टॉप पे जो चीज़ है वो ये है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, वालिदैन के हकूक़। और मतलब अनफॉर्चुनेटली पता तो है काफ़ी लोगों को, लेकिन उतनी डेप्थ और उतनी अहमियत का, शिद्दत का नहीं अंदाज़ा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक आयत का एक टुकड़ा है जो हम सब ने सुना हुआ है, वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, वबिल वालिदैन एहसाना, ये सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23, सूरत अन्निसा की आयत नंबर 36 और सूरत अल अनाम की आयत नंबर 151 में ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हुए हैं, यानी सेम अल्फाज हैं अरबी में। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हवाला दिया है सूरत का, तो उसकी आयत का 23 और 24 का मैं पूरा ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा हमने गौर करना है। मेरी नाजरीन से भी गुजारिश होगी, यानी अल्लाह ताला के अल्फाज पे ज़रा गौर करें कि कुरान की मैं 2 आयतों का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, सूरत बनी इसराइल, और ये क्योंकि नाजरीन मेरी ही किताब लिखी हुई है लिहाजा मैं इससे खुद पढ़ सकता हूँ, मैं इसलिए इसे मदद ले रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रखो, वबिल वालिदैन एहसाना। ये बिल्कुल मुकम्मल बात है, यानी इसके बाद आगे मजीद किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी तशरीह फरमाई, हुस्न सलूक रखो, उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंचे तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ का मतलब है ना कि ऐसे जरा सी कोई इरिटेशन बंदा फील कराता है ना, कि ऐसे तीवरी चढ़ाना, कोई बात होता, बेजारी होना, कोई जरा सी उकताहट का इजहार करना, उसकी भी। और ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। फरमाया उन्हें उफ तक ना कहो और ना उनको झिड़को
बल्कि उनसे अदब के साथ बातचीत करो और उनके सामने शफकत और इनकसारी के साथ झुके रहो। लेकिन हमने देखा है आमतौर पे ये जो मदरसे के स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि ऐसे करके, तो वालिदैन के सामने झुके रहने का है, और वो भी ऐसे नहीं, इनकसारी भी हो झुकने में जी, और शफकत भी हो, मोहब्बत भी हो, और उनके हक में दुआ करते रहो कि आए मेरे रब इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में शफकत से पाला था। अब ये जो दुआ है वालिदैन के लिए, ये जो नमाज है, इसमें हम पढ़ते हैं ना, रब्बिज अलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 40 और 41 दो आयात हैं बेसिकली जो हम ये पढ़ते हैं। वैसे तो कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन आम तौर पे यही पढ़ते हैं। उसके बाद आयत नंबर 41 जो शुरू होती है, रब्बना ग़फ़िरली वालिदैया, यानी या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और मेरे वालिदैन की। वो अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको हर नमाज में हम पूरा करते हैं, और ये भी कुरान की आयत है। अच्छा, ये तो हो गया वालिदैन के हकूक़ पे मैंने कुरान पाक से। अब मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसरन 2-3 हदीस आपके सामने रखता हूँ। एक शख्स ने आपसे सल्लम से पूछा, जी सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मेरा कौन मुस्तहिक़ है? आपने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने सवाल दोहराया, आपने फिर फरमाया तेरी माँ। 3 दफ़ा फरमाया तेरी माँ, और चौथी दफ़ा जब सवाल दोहराया गया तो फरमाया आपका बाप। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के हकूक़ को 75% हो गए और बाप के कम है, वो भी मैं आगे अर्ज़ करता हूँ। मतलब माएँ इससे बड़ी खुश होती हैं, होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। मतलब दोनों कुरान में देखें ना, वालिदैन का जिक्र है। असल में देखिए, जो भी कमज़ोर तबके होते हैं ना, आप बुजुर्ग हैं जी, आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे। अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, जो ज़्यादा कमज़ोर होगा ना, उसका नाम फ़र्ज़ करें आबिद है, आप कहते हैं मैं मेरा जो कुछ है वो आबिद का है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को तो आपने कोई आकनामा दे दिया, बस ये तो ज़रा ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना, तो इस्लाम ने वो किया। अच्छा, हुज़ूर सल्लम ने से किसी ने इजाज़त मांगी कि जहाद पे मैंने जाना है, आपने फरमाया कि आपकी माँ जिंदा है? उसने कहा जी जिंदा है। फरमाया तुम उसकी खिदमत करो, ये अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से बड़ी फजीलत है। फिर फरमाया हुज़ूर पाक सल्लम ने कि तुम्हारे खुदा ने तुम पर अपने माओं की नाफरमानी हराम कर दी है, यानी हलाल और हराम अंदाज़ा कर लेना कहाँ पे इसका मकाम है। अच्छा, फिर एक लंबी हदीस है, वो इस तरह से है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। और फिर आपने खुद ही बताया भी कोई बंदा तो था नहीं, लेकिन आमीन तो बंदा किसी बात पे करता है ना। बिल्कुल। तो सहाबा किराम ने ये पूछा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि हलाक हुआ वो शख्स जिसके 1 या 2 वालिदैन उसको माँ या बाप मिले बुढ़ापे में, और उनकी खिदमत करके उसने जन्नत नहीं हासिल कर ली। तो मैंने कहा आमीन। अब देखें ना, हज़रत जिब्रील ये लफ्ज़ कहें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहें, तो बाकी को गुंजाइश बच जाती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा नहीं, एक मिनट मुझे बात, बेटियां ब्याही जाती हैं, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड आप प्लीज, ये 3 बातें हैं ना, 3 मेंबर है, सीढ़ियाँ तभी 1 सीढ़ी पूरी हुई है। अच्छा, बाकी 2 भी उतनी ज़रूरी है, वो लाजमी सुननी, क्योंकि हमारी पता ही कौन अक्सरियत को। पहली हो गई वालिदैन की। अच्छा, दूसरी तकरीबन यही अल्फाज कह लें रमज़ान शरीफ के बारे में कि जिसको रमज़ान मिला और उससे बख्शिश नहीं कराई तो वो भी हलाक हुआ, फरमाया आमीन। अच्छा, तीसरी उससे भी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ समझता हूँ जो कि हमारे वास्ता बहुत पड़ता है, वो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील ने फरमाया जिसने आपका नाम सुना और दरूद नहीं भेजा वो भी हलाक हुआ, वो दोज़ख में गया। अब छोटे से छोटा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी हुज़ूर अकरम का नाम आए, मोहम्मद, अहमद, हज़रत मोहम्मद, पैगम्बर, किसी तरह भी, तो कम से कम हमारे पे ये फ़र्ज़ है एक तरह का समझें, अगर हमने दोज़ख से बचना है तो फिर हम पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, 2 हदीसें आपको और सुनानी है, फिर आपका मैं सवाल लेता हूँ। अच्छा, एक वो कल भी हम बात कर रहे थे कि सगीरा गुनाह कौन से और कबीरा गुनाह कौन से है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़े 3 गुनाह, फरमाया एक शिर्क, एक माँ बाप की नाफरमानी और एक झूठी गवाही देना। ये झूठी गवाही आपने पूछनी है जब हमारे अगले मेहमान आएंगे, क्योंकि देखा ना अदालतों में तो सारा कारोबार ही है ये। अच्छा, एक ये 3 हो गए सबसे बड़े गुनाह, और 3 फरमाया अल्लाह को सबसे जो पसंद है चीज़ें, एक ये है कि टाइम से नमाज पढ़ना, एक माँ बाप के साथ नेकी करना, और एक जहाद करना। ठीक है जी। और इससे अंदाज़ा कर लें कि वालिदैन का एक दफ़ा मोहब्बत से देखना मकबूल हज के बराबर सवाल। जी जी। अब सवाल करें। अच्छा, ये वालिदैन की कफ़ालत के हवाले से ही है बेसिकली, जी जी, कि सारी ज़िंदगी जब तक वालिद कमाने के काबिल होते हैं, वो बच्चों की कफ़ालत में लगे रहते हैं, उसके बाद भी वो उनके लिए कुछ ना कुछ एसेट्स, उनकी कोशिश होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन जब वो बिल्कुल रिटायर हो गए, या वो इस एज, उनकी हेल्थ, उनके एज फैक्टर्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते, अब तो बच्चों की बारी आ गई ना कि बाप उनकी कफ़ालत करें। तो अब इसमें चीज़ें आ जाती कि लड़कियों की तो शादियाँ हो जाती, वो तो चली गई अपने ससुराल, पीछे रह गए बेटे वालिदैन के साथ।
तो क्या बेटियों पे भी उतना ही फर्ज है या बेटों पर ही ज्यादा है, ये क्या मामला है? बेटियों पे कोई फर्ज नहीं है। बेटियों का देखें ना, बेटियां प्यार मोहब्बत करें, जितना उनकी केयर कर सकती हैं वो करें, उनको छोटा मोटा तोहफा देना चाहें करें, अच्छा। को माली इमदाद अगर करना चाहें करें। बुनियादी जिम्मेदारी किफालत की जो है ना बेटों वो की ही है। बेटे या बेटों के ऊपर है। सही। और प्रायोरिटी क्या है, मसलन मेरे वालिदैन जिंदा हैं, अगर अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिसके भी वालिदैन जिंदा हैं, अच्छा अगर उसकी कमाई कम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके पेरेंट्स हैं। अच्छा। यानी सबसे पहले वो अपने वालिदैन को देगा, अगर कुछ बचता है तो फिर अपनी ज़ात और बीवी और बच्चे। हमने तरतीब कर दी उलट, मतलब है जो कोई अच्छी चीज़ लानी है वो पहले बीवी बच्चों के लिए अलग कर लेनी है, वालिदैन को बच्चा खुचा। और इसलिए इससे जुड़ा हुआ सवाल अगला देखें ना, ये बनता है कि आप जो ज़कात देते हैं, औलाद अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती। ज़कात इसलिए नहीं दे सकती कि वो अदरवाइज उनकी जिम्मेदारी है। जी, यानी जी, वाले दादा ऊपर चलते जाए, नाना नानी दादी, इसी तरह जितने भी ऊपर तक जाते हैं वो सारे वालिद ही हुए ना, बाप उनका बाप उनका बाप, उनको आप ज़कात भी नहीं दे सकते। तो प्राइमरी बिल्कुल जिम्मेदारी है बेटों के ऊपर कि हर सूरत में फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पीछे बचता है उनको उनकी ज़रूरियात पूरी करके, उनकी मेडिसिन है, उनके कपड़े हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो अच्छी तरह से पूरी करने के बाद बचता है तो बचे, नहीं बचता तो फिर आप पेट पे पत्थर बांधेंगे, उनकी ज़रूरत आप नहीं मार सकते। सही सही, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि अगर एक फैमिली है वो नॉन मुस्लिम है, बिलफर्ज उनके बच्चे कन्वर्ट हो गए, वो मुसलमान हो गए, वालिदैन वही रहे, तो क्या वो जो दायरे इस्लाम से वालिदैन बाहर है तो वो उनकी खिदमत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसी तरह उनका वो फर्मा बरदारी करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी हकूक फरमाए ना, देखिए ना कुरान किस लफ्ज़ पे ख़त्म होता है, वन्नास, जी, इंसान पे ख़त्म होता है ना, मुसलमान पे ख़त्म नहीं होता। जी, अल्लाह ने अपने नाम से शुरू करके वन्नास पे लेके आए। सही। जितने भी राइट्स हैं ना, ये ह्यूमन राइट्स हैं इस्लाम के अंदर। जी पड़ोसी ये नहीं है कि पड़ोसी मुसलमान हुआ, मुसलमान हो तो उसका अफजल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह देखिए ना, जितने भी हकूक हैं आपके वालिदैन अगर काफिर भी हैं, आप पे ये जितनी बातें मैंने की हैं कि उनके सामने इनकसारी और उफ नहीं कहना और इज्जत करना है और उनकी खिदमत करनी, ये सब फ़र्ज है। हाँ, अलबत्ता मुसलमान वालिद हो या काफिर हो, अच्छा। दोनों में से कोई ऐसी बात करे जो इस्लाम के खिलाफ है तो वो नहीं माननी। लेकिन उसमें भी आप बदतमीजी नहीं कर सकते। सही। मतलब है ना मानने के बड़े तरीकेकार हैं ना, जी, जी, कि मतलब आप खामोशी इख्तियार कर लें या उनको ऐसा समझा दें या थोड़ा सा, मतलब बदतमीजी वो भी नहीं कर सकते, सिर्फ वो हुक्म नहीं मानेंगे। जनाब, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के अहकामात और कुरान और हदीस इस हवाले से क्या कहता है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में किचन की भी रौनकें हमारी दोबाला हो जाएंगी, तो एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जनाब खुश आमदीद। प्याम रमज़ान में हमारा आपका साथ इस वक्त जारी है और इफ्तार की जानिब जैसे जैसे वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमारे किचन में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो महविश से कुछ ही देर में पूछेंगे कि आज का मेन्यू क्या है, लेकिन आज का टॉपिक भी राय साहब बहुत अहम है, वालिदैन के हुकूक और जिस तरह से वालिदैन की नाफरमानी को एक हराम अमल के तौर पर करार दिया गया, यानी कि अगर आप उनकी नाफरमानी कर जाते हैं इन सर्टन सिचुएशंस तो वो आपका हराम और हलाल के दायरे में बात आ जाती है, तो बहुत सेंसिटिव मामला है। अच्छा, आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन मेरे जहन में जो आ रहा है जी जी, कि कुछ घरों में ऐसे होते हैं जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो सास और बहू की नहीं बन रही होती और माँ बेटे को शिकायतें लगा रही होती है, बीवी अपने शौहर को शिकायतें लगा रही होती है। अब किया क्या जाए? फिर मामला इतने ख़राब हो जाते हैं कि हो सकता है मियाँ बीवी की तो आपस में बन रही है, लेकिन सास और बहू की नहीं बन रही, तो उनके ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है बेटे पे कि इसको तुम अब डिवोर्स दे दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में अब ये हुक्म भी माना जा सकता है? शरा क्या कहती है, अल्लाह क्या कहता है इस बारे में? अच्छा, ये हुक्म जो है ना जी, अगर वालदा दे या वालिद दे, ये बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, लोग उसमें कहीं ना कहीं से ढूंढ डांट के लाते हैं ना अपने मतलब की चीज़। वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में कहा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, तो हम कहते हैं भी आप हज़रत इब्राहीम जैसा बाप ले आए तो उसकी मान लेंगे। देखें ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इब्राहीम मेरा दोस्त था जी। और हज़रत इब्राहीम ने फिर जो जो उन पे आजमाइशें आई कि बेटे के ऊपर छुरी चलाई तो चला दी। देखें ना, वो तो बाद में पता लगा ना कि बेटा बच गया। हुक्म हुआ कि बीवी और बच्चा, दूध पीता बच्चा छोड़ के चले जाएं जंगल में, वो छोड़ के चले गए। तो अगर तो हज़रत इब्राहीम जैसा कोई बाप हो, जो कि यकीनन है ही नहीं, तो फिर तो उनका वो फ़र्ज़ है। तो ये जो हमारे माँ बाप हैं, इनका तो देखें ना, छोटी छोटी बात पे इंसान है ये भी। और उसमें ये मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा, इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
देखे ना, ये जो मतलब जो मर्द है उसकी जो सालियां हैं, साली आधे घर वाली, व्हाट डज दैट मीन? मतलब है ये तो देखे ना, एक इससे गंदा फिक्र ही कोई नहीं है। आधे घर वाली से क्या मुराद है? यानी आप उसको आधी बीवी बना रहे हैं या क्या? अच्छा जी वो बहन है, अगर वो बहन है तो आपने बहन से भी शादी की उसकी दूसरी बहन से? भाई वो आपकी साली है, उससे आपका पर्दा है, आपका उससे पर्दा है, नामहरम। इस तरह देखे ना, ये जो वो होते हैं खामिद के भाई, देवर भाभी देवर पे माशाल्लाह हमारी फिल्में बनी हुई हैं और उनका बड़ा मिसाली किस्म का प्यार है और प्यार में फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा है। इस्लाम में ये है ही नहीं। इस्लाम में ज़रूरी है कि आप जो भी लड़की शादी होकर आती है आप उसे प्राइवेसी देने के पाबंद हैं। अच्छा हम लड़की लाते हैं जी कि मेरी माँ की खिदमत करे। इस्लामाबाद हमारे एक दोस्त था, उसने एक बड़े घर से शादी नहीं की कि जी मेरी माँ को, मैं यार 2 नौकरानियाँ रख लेते, वो माँ की खिदमत कर लेते। अच्छा बीवी आपकी इक्वल पार्टनर है, वो इक्वल पार्टनर है, यानी वो कोई नौकरानी नहीं है। और मैं कहता हूँ ये शुक्र है कि बीवियों को हकूक नहीं पता, वरना ये तो हमें इस्लाम में जितने हकूक दिए गए हैं, अपने बच्चे को पैदा करके वो दूध पिलाने के पैसे मांग सकती है, ठीक है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी आप पूछ नहीं सकते, तो और बीवी की तो मौजे ही मौजे हैं। तो वो उसकी मेहरबानी है कि अगर वो देखे ना कि अगर उसके लड़के के वालिदैन को, खामिद के, वो लुक आफ्टर कर ले, उसके गेस्ट को कर ले, किस तरह से कर ले, उसके ये फ़राइज़ में शामिल नहीं, और तलाक वाला तो बिल्कुल ही नहीं। सही, तलाक वाला नहीं। अच्छा अब बहुत सी ऐसी दिलखराश मिसालें, ऐसे वाक़यात हमारे माशरे का हिस्सा हैं जिसमें बच्चे पैदा हुए लेकिन किसी तरह से मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई, शौहर चला गया छोड़ के और उसने पलट के कभी बच्चों की कफ़ालत या उनकी किसी किस्म की जिम्मेदारी अदा नहीं की है। अब बच्चों ने, और एक्चुअली आई पर्सनली नो सच अ फैमिली, तो बच्चों ने जैसे भी वो सर्वाइव किए सोसाइटी में, उन्हें जो काम मिला उन्होंने किया, वो तालीम हासिल नहीं कर सके, उन्हें खाने को नहीं मिला या पहनने को नहीं मिला, माँ ने भी बड़ा वो सख्त वक्त गुजारा और मेहनत मजदूरी की। अब जब वो बच्चे जवान हो गए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए, उनके वालिद वापस आ गए, खुदा खबर वो कहाँ थे, इतने अरसे वापस आ गए। तो अब वो बच्चे कहते हैं कि क्या अब इस बाप की बात मानना, इसकी फर्मा बरदारी करना, इसकी खिदमत करना हमारे पे फ़र्ज है, वाजिब है? देखिए ये जितने भी राइट्स हैं ये अनक्वालिफाइड हैं। अनक्वालिफाइड का मतलब अनकंडीशनल। फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। ये तो नहीं कहा कि नेक हो और मुसलमान हो और तहज्जुद गुजार हो, जैसी भी माँ हो, जितनी बुरी भी हो, उस बंदे की जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है। अच्छा अब देखिए जो वालिदैन ने गलत काम किया उसका अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है ना, ठीक है, वो एक अलहदा चैप्टर है। जैसे उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, अपनी औलाद को इग्नोर किया, कोई और गलत काम किए, वो तो अल्लाह ताला उनसे पूछ लेगा। अच्छा आप उसके बदले में ये नहीं कर सकते कि आप अपना रवैया बदल लें। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ और सच्ची मिसाल है। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी ना वालिद साहब से कोई किसी बात पे हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा मैं और वालिद साहब हज करने चले गए और खाने काबे का ना हरम पाक का जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, तीसरा, तो उधर हम ना तवाफ करके बैठ गए। तो वालिद साहब ने कहा कि अच्छा नाराज थी उसके साथ, तो कहते हैं कि इसको मैंने विरासत से कोई हिस्सा नहीं देना, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे देनी है। मैंने उन्हें कहा भाई आप ये नहीं कर सकते। वो कहे नहीं मेरी प्रॉपर्टी में जिसको मर्जी दूं। अच्छा उधर मैंने उनसे, अच्छा वो गुस्सा होता है ना इंसान को, इसलिए फरमाया ना कि ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब 3 दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं। अच्छा फिर उन्हें समझ आ गई, फिर माशाल्लाह वो ठीक भी हो गए और बहुत ज़्यादा उनको हो गया। तो उन्होंने जो किया वो अलग है, लेकिन औलाद पे एक और भी फ़र्ज़ है। अच्छा। देखिए ना, क्या औलाद चाहेगी मेरा वालिद मेरे साथ जितना भी बुरा सलूक कर ले, मैं रुल गया, कुछ हो गया, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरी माँ और मेरे बाप को मेरे सामने ऐसे आग में फेंक दिया जाए। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि उनको आप माफ़ कर दें। लेकिन आप उनको माफ़ करेंगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। आप अपने वालिदैन को माफ़ कर रहे हैं, तो बेहतर इस्लामिक हाल तो यही है। अगर आप में इतना हौसला ना हो तो फिर भी आप उनके सारे हकूक अदा करने के पाबंद हैं, फिर अल्लाह जाने और वालिदैन जाने। सही। अच्छा एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई है, बिलफर्ज उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो अब वो बच्चे जवान हैं, तो उनके ऊपर अब क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ की तरफ अगर उनका बिलफर्ज रुझान ज़्यादा हो जाता है तो बाप इग्नोर हो जाएगा, या बाप की तरफ हो जाता है तो माँ इग्नोर हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम देखिए कहता है कि दोनों के वालिदैन का हकूक इस्तेमाल हुआ ना, बिल वालिदैन एहसाना के वालिदैन के साथ उसे। अब यही उसकी मैच्योर बच्चे हैं, उनका है कि दोनों तरफ अपना बैलेंस बराबर रखें। अच्छा उनका भी इज़्ज़त एहतराम करें, उनका भी इज़्ज़त एहतराम करें, कोशिश करें उनको वर्किंग रिलेशनशिप पे कम से कम लेके आएँ। वही जो हमने सूरत अल हुजरात की बात की थी। अच्छा समटाइम्स ऐसे होता है, इससे जुड़ी हुई एक बात जो है कि माँ बाप की लड़ाई हो गई, मतलब एक ही घर में रहते हैं, कोई तलाक नहीं, कोई कुछ नहीं, माँ बाप लड़ पड़े। अब वो एक बच्चे की इंक्लिनेशन ज़्यादा माँ की तरफ है या बाप की तरफ है,
वो उसके साथ पार्टी बन जाते हैं, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा, उसकी वजह देखें ना, ये बहुत ऊपर की बात है ना। अल्लाह ताला ने तौहीद के साथ जोड़ा है ये वालिदैन को। अपनी कहा ना कि तौहीद का जहाँ पे जिक्र किया उसके साथ ही फरमाया कि वालिदैन के साथ उससे सलूक, यानी वो समझे बहुत ऊपर लेवल की गुफ्तगू है, आप हैं बहुत नीचे। आपका काम फिर ये नहीं कि आप पार्टी, हाँ ये है कि आप तरीके से सुलूक कराएं, समझाएं, बीच में बड़ा कुछ। और ये बच्चियां बहुत मैंने देखा है, लड़कियों को अल्लाह ने ये ऐसी फजीलत दी है कि जब भी माँ बाप की लड़ाई होती है ज्यादातर वो बीच में कुशन का काम करती है, ब्रिज बन जाती है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक की फेवर करके दूसरे के साथ बदतमीजी करें। अच्छा। जायज़ ही नहीं है। सही। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि वालिदैन की को देखना, आपने कहा कि मकबूल हज की हैसियत रखता है, उनको मोहब्बत से देखना। अच्छा। जस्ट एक नज़र देखना मकबूल हज के बराबर सवाब है। अब देखें हमें वही होता है कि जब तक हम 7-8 लाख, अब तो खैर 15-20 लाख का हज हो गया कि 15-20 लाख ना दें, 40 दिन हम सऊदी अरब ना जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक दफ़ा उनको मोहब्बत से देखना। अच्छा, हज ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका कबूल हो जाए। अच्छा, ये कबूल है, ये मकबूल हज के बराबर सवाब से मुराद के पढ़ी लिखी बात है कि मैं कबूल हो गया। मैं आपको ज़ाती तौर पर अर्ज़ करता हूँ, मेरे कलीग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको एक जगह पे बड़ी पोस्टिंग ऑफर हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। वालदा उनकी बहुत बीमार थी और बाथरूम भी वो खुद लेके जाते थे, बहुत हाई प्लेस्ड ऑफिसर। सही। उसने कहा जी मैंने वालदा की खिदमत करनी है, मैंने ये पोस्टिंग नहीं लेनी, पोस्टिंग उसने छोड़ी। ठीक है। खैर बाद में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं भी गया जनाजे पे। अल्लाह ताला ने उससे बेहतर 2 पोस्टिंग उसको दी, 2 जगह पे वो चीफ सेक्रेटरी रहा। मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने वालिदैन की खिदमत की है, अगला जान तो है ही है ना जी। अल्लाह ताला ने इस जहान में भी इतना नवाजा उनको। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ये जब तक जिंदा थे, ये सब सुबह उनके पाँव को हाथ लगा के जाते थे और सबसे पहले आके उनके पाँव को हाथ लगा। और सबसे बड़ा वली अल्लाह जो है ना, ये जो हम जाते हैं ना पीरों फकीरों से दुआएं कराने, अच्छा मैं तो इसलिए जा सकता हूँ कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। जिसके जिंदा है ना, उनके लिए सबसे बड़ा वली अल्लाह उनका बाप और उनकी माँ है। और सबसे ज्यादा दुआ जो किसी के हक में कबूल होती है उसके बाप की होती है। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा एतराज है, ये लोगों ने लिखाया होता है ना गाड़ी के पीछे माँ की दुआ, जन्नत की हवा। नहीं, जन्नत की हवा तो लें, मतलब बाप बेचारा कमा के मर गया है, भाई आप लिखा देना वालिदैन की दुआ। वो ऐसे लगता है कि माँ दुआ कर रही है और बाप बद दुआएं कर रहा था, लेकिन माँ की दुआ जीत गई है जो बेटे को गाड़ी मिल गई है। माँ की दुआ। एक कथा छोटा था, ये भी है ना कि बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है, एग्जैक्टली वो जन्नत है तो जन्नत का दरवाजा है। 70% कह रहे थे ना जैसे। बिल्कुल। तो वो ये है कि दोनों में बैलेंस रखना चाहिए और ज्यादा वालिदैन की शायद राय साहब इसलिए ज्यादा बच्चे अटैच होते हैं ना, फ्रैंक होते हैं, बाप से जरा एक अदब भी होता है, एक डर भी होता है, तो थोड़ा जरा डिस्टेंस। तेज भी बहुत होती है ना, इसलिए बच्चों को मामू के साथ सिखाती है ना सारी मोहब्बत, कभी चचा के साथ, फूफी के साथ, ठीक है ना, वो माँ अपनी तरफ कर लेती है। अपने तजुर्बे की बात बता रहे हैं। नहीं, सारे ज़माने में ऐसा ही है। तो उसमें यह है कि माँ का एहतराम भी अज हद जरूरी है। और देखिए फिर मैंने कहा कि जो वीक है ना, देखे ना बाप आपको थप्पड़ मार लेगा, माँ नहीं मार सकती, ठीक है, माँ बेचारी एक लिमिट है ना उसकी। अच्छा, फिर माँ के साथ इसलिए ज्यादा का, अब यकीन करें मैं मैजिस्ट्रेट था, हमारे काफी गेस्ट आए हुए थे, मेरी वालदा ने ना बगैर किसी वजह के ऐसी, मतलब मैं जा रहा हूँ पता नहीं किसी ऐसे माइज़म आ गए उनके अंदर, उन्होंने जूता उठाया, मुझे मारा सीधा। और हमारे घर में 150-200 बंदा बैठा है और मुझे वो नहीं लगा। मैंने जूता उठाया, मैं ले आया, मैंने कहा अम्मा जी आपका निशाना जो है ना फिट नहीं रहा, चूक गया। अच्छा, यकीन कर मुझे चूमना शुरू कर दिया। माँ तो फिर इस तरह है ना, तो इसलिए माँ का ज्यादा वो एक बनता है। माँ ने देखे ना अंदर एक हिस्सा उसका है, लेकिन बाप का ये है कि बाप इतना इजहार नहीं कर सकता, वही ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और हम भी जरा उनसे डर के दब के रहते, तो थोड़ा सा जरा वो एक, और वो है भी जरूरी। अगर माँ बाप दोनों को एक तरह देखे ना, माँ साथ दिन डराती रहती है, अबे नु आण देना, और ये डिसिप्लिन जो है ना माँ बाप का, ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तो नात की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मरहूब साहब आज हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बहुत कमाल आवाज दी अल्लाह पाक ने, तो एक नात हो जाए। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, सदका हसनैन का भर दीजिए
सबकी, सदका हसनैन का भर दीजिए झोली सबकी, सबको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले, सबको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, मुझको बुलवाइए हर साल मदीने वाले, सबको बुलवाइए हर साल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, आले अतहार के मैं गीत हमेशा गाऊं, आले अतहार के मैं गीत हमेशा गाऊं, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले, सबको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। काफ़ी गुफ्तगू का सिलसिला भी तवील हो गया और आज हम किचन में जा ही नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि मज़ीद जो है वो नेक्स्ट डिस्कशन और सवाल जवाब पे जाने से पहले क्यों ना एक बार किचन का रुख कर लिया जाए। महविश सितारा किचन में तशरीफ़ आवर हो चुकी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी तो हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आप बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस ड्रेस। थैंक यू वैसे खैर रोज़ ही अच्छी लग रही होती है, लेकिन आज ड्रेस बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज का मेन्यू क्या है? आज का मेन्यू है, आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई है विद एग फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स, और उसके साथ साथ मीठे दही भल्ले, और उसके साथ ड्रिंक में जो है वो है मिक्स फ्रूट शेक, कॉकटेल शेक। कॉकटेल शेक है, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगी आप? जी पहले क्या बनाएंगी? सबसे पहले तो मैंने जो है ना राइस, उनको मैंने ना बना लिया है, इनके वेजिटेबल वगैरह सौते करके इसमें राइस मैंने ऐड कर दिए हैं। जो एग फ्राइड राइस है वो हमने कुक कर ली है, और उसी के साथ साथ जो चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट किया है अंडा और मैदा और नमक और काली मिर्च लगाकर, उसको मैरिनेशन को लगा के, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि मैरिनेशन आप ओवरनाइट करें, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैंने अभी इसको मैरिनेट करके इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको इसकी ग्रेवी बनाऊंगी और उसमें मैं फ्राइड चिकन को ऐड करूंगी। अच्छा ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेकंड में हम बनाएंगे मीठे दही भल्ले, जिसके लिए जो दही है उसको मैंने पहले फ्रीजर में रख दिया कि अच्छे से ठंडी हो जाए। और जो आलू वगैरह हैं वो हमारे जो दही भल्ले हैं और जो फुल्कियाँ हैं उनको हमने पानी में सोक कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी मिक्स फ्रूट शेक, और आज मैं जो सबरोसो का बनाऊंगी वो है चिकन सीख कबाब, जो कि पुरजोर फरमाइश होती है तो मुझे बार बार फ्राई
करना पड़ते हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। और आज हम सर्व करेंगे इसमें अपनी ये ड्रिंक। हाँ, वही मैं देख रही हूँ कि आपके किचन में एक एडिशन हो चुका है, तो ड्रिंक का जनाब पेप्सी का एडिशन हो गया। आपके पास पेप्सी पहुंच चुकी है। आपको पता है इफ्तार में अगर पेप्सी हो और शेक हो और इतना फ्रेश जो फुल मील है तो फिर तो बिल्कुल इफ्तार का तो मजा बहुत ज्यादा। ड्रिंक तो चाहिए होगी आपको, और पेप्सी से बेहतर क्या हो सकता है ड्रिंक्स में। ऑलराइट, तो ये तो महविश काफी कटिंग करनी पड़ी होगी आपको, तो इतने कम टाइम में ही आपने क्या वेजिटेबल राइस या एग फ्राइड राइस के लिए वेजिटेबल राइस इतनी जल्दी अच्छा बिल्कुल ना। ये जो चाइनीज जितना भी फूड होता है ना, इसका जो सारा टाइम होता है ना वो सिर्फ कटिंग में जाता है। कुकिंग करने का इतना टाइम नहीं होता, वो तो झटपट से हो जाती है। बिल्कुल मुझे इसमें मतलब इस यहाँ से प्रेप शुरू करने से पहले इसकी तकरीबन 50 मिनट की ना प्रेप होती है, जिसमें आपको सारी वेजिटेबल को वॉश करना है, इसको अच्छे से चॉप करना है और एक ही सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए तो टाइम लगता है, लेकिन इसको जो मिक्स करना है वो तो विद इन अ सेकंड, क्योंकि जितनी वेजिटेबल फाइन चॉप होगी उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जस्ट उसको बटर डाला, उसमें गार्लिक डाला, गार्लिक को भी आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और उसके बाद आपने सारी वेजिटेबल डाली, लाइट से सौते की और एग वगैरह डाल के राइस डाल दी। तो ये हो गई जनाब आज के मेन्यू की डिटेल्स, वो भी महविश ने हमसे शेयर कर ली हैं। जनाब आज दही बड़े बनने जा रहे हैं, मीठे वाले वो भी, और चिकन चिली ड्राई विद एग फ्राइड राइस, और एक ड्रिंक भी कुछ बताइए, मैं भूल गई हूँ हमेशा की तरह। तो हाँ, कॉकटेल शेक आज बनने जा रहा है। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जनाब खुश आमदीद। प्याम रमज़ान में हमारा आपका साथ इस वक्त जारी है, और 5:17 हो चुके हैं, यानी कि वक्त एक एक मिनट करके, लम्हा लम्हा करके इफ्तार की जानिब बढ़ता जा रहा है, और इफ्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और वैसे वैसे जैसे हमारे किचन से खुशबू यहाँ तक आ रही है तो भूख चमक रही है। मेरे साथ एक आज बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनका मैं तारुफ भी करवा दूँ, और मुआशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी ज़िंदगियों में हम सबको कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता रहता है, या डॉक्टर से या वकला से। तो मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं आप, और प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन हैं। वेलकम करते हैं जनाब हम मुनीर भट्टी साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने के लिए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जहन में आ रही हैं रमज़ान को लेकर भी, आपके प्रोफेशन को लेकर भी, और जिस तरह से आप लोग अपने काम अंजाम देते हैं, बहुत से केसेस की पैरवी। पहले तो मुझे बताएं कि रोज़ों में जो कोर्ट्स का शेड्यूल है, क्योंकि आप लोगों का काम भी आर्ग्यूमेंट्स देना, बहस मुबाहिसा, तो उसमें वो थोड़ा मेरा ख्याल स्लो डाउन हो जाता होगा, क्योंकि वो इतनी शायद पीक पे जाके काम नहीं होता होगा, तो कोई टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं? टाइमिंग तो ऐसा चेंज नहीं है जी। अच्छा। 9 से 4 ही कोर्स का टाइम है, लेकिन वो स्लो डाउन वाली बात आपकी दुरुस्त है। यूजुअली जो हमारे अर्जेंट मैटर होते हैं, बेल एप्लीकेशंस होती हैं या कोई अर्जेंट मैटर होते हैं सिविल में या कमर्शियल मैटर्स में, इसी तरह से हाई कोर्ट में भी जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे सुना जाता है। और जो ट्रायल वर्क होता है जिसमें ज़्यादा वक्त दरकार होता है, समटाइम विटनेस होने होते हैं तो घंटों टाइम उसमें दरकार होता है, तो कोर्ट्स का भी थोड़ा लीनियंट व्यू होता है कि क्यों ना हम इसमें एक आधी डेट डाल दें और रमज़ान के बाद इसको कर लें। तो लॉयर्स का भी इसी तरह से, ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ के बाद तो आपको पता है एनर्जी लेवल भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। वही यही। अच्छा, एक सवाल जो बहुत कई सालों से मेरे तो जहन में है, एक शख्स जुर्म करता है, एक उसका विक्टिम है, अब दोनों को कानूनी मदद तो हासिल है, उन दोनों के लिए एक एक लॉयर तो होगा, कोई उसका केस भी लेगा और कोई विक्टिम का केस भी लेगा। तो फिर आप किस तरह से देखते हैं कि मजहबी तौर पर एक ऐसा शख्स जिसको पता है, लॉयर को तो पता है कि उसने ये क्राइम किया है, लेकिन वो उसके हक में आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है ताकि वो रिहा हो जाए, उससे सज़ा ना हो, तो आपकी डिग्री, आपकी स्टडीज़, आपकी प्रैक्टिस और हमारा मज़हब, तो कहाँ पर जाकर कोई मीडियम वे निकलता है? इसको ज़रा हमें देखिए जी, बात यह है कि वकील जो है ये अल्लाह की एक सिफ्त का नाम है जी, बिल्कुल। और यकीनी बात है अल्लाह की अगर सिफ्त का नाम है तो उसके पीछे कोई एक बड़ा विजडम या हिकमत होगी। ठीक है। तो वकला जो हैं वो अगर जो ऑफेंस है जो अलेज किया जा रहा होता है, ये ट्रायल स्टेज पे जब चार्ज फ्रेम होता है तो उस वक्त चार्ज फ्रेम होता है जब अक्यूज़ कहता है जी ये मैंने ऑफेंस नहीं किया। उस स्टेज पे अगर अक्यूज़ कह रहा है कि ये ऑफेंस मैंने कमिट नहीं किया, तो चार्ज के ऊपर जो है वो एविडेंस सड्यूस करना होती है पार्टीज़ ने। तो पार्टीज़ ने अगर कोई एविडेंस भी देनी है तो पार्टी ने देनी है, हलफ उठाना है गलत या दुरुस्त तो ये पार्टी ने उठाना है, विटनेस ने उठाना है। वकील ने जो है वो अपना रोल प्ले करना है, उसमें एविडेंस अगर कंप्लेनेंट साइड पे है तो
उसने एविडेंस रिकॉर्ड करवाना होती है जो उसकी ऑलरेडी पुलिस फाइल के अंदर मौजूद होती है, उसी को उसने रिप्रोड्यूस करना होता है। इसी तरह से जो डिफेंस काउंसिल है उसने जो उसकी एविडेंस है उसको शैटर करना होता है और उसने उसके ऊपर सवालात करने होते हैं कि आपने कहा जी मैं इतने बजे था वहाँ, तो आप इतने बजे यहाँ थे, तो इस तरह से उसकी एविडेंस को उसने शैटर करने की कोशिश करना होती है ताकि वो अपने क्लाइंट को बचा सके। तो ये एक समझ लें कि एक मरवजा तरीका है और ख़ास तौर पे इस हिंदुस्तान में 1898 से ये जो है कानून जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इसी तरह से चल रहा है। सही। अच्छा, इस्लाम ने माशाल्लाह कुरान पाक हम मुसलमानों के पास मौजूद है और उसमें हर मसले का हल भी मौजूद है और हर चीज़ के लिहाज से नसीहत भी मौजूद है। तो ज़ाती तौर पर अगर मैं आपकी बात करूं, माशाल्लाह आपने कितने केसेस अभी तक परसू किए होंगे, तो आप मज़हब से किस हद तक हेल्प लेते हैं अपने केसेस के मामले में? देखिए जी, हमारे तमाम कवानीन पाकिस्तान के इस्लाम के मुताबिक है। आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई भी जो कानून इस्लाम से मुतसादम होगा या कोई भी कानून जो आइन से मुतसादम होगा उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है और होता है। और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं कवानीन के, उसमें सबसे पहला जो माखज़ है वो कुरान पाक ही है। चूँकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उसी से चीज़ ली जाती है और कोई कानून ऐसा नहीं इस मुल्क के अंदर बनाया जाता सिवाय एक्सेप्शन उन लोगों के जो गैर मुस्लिम हैं जिनके ऊपर वो चीज़ें नहीं करती। बाकी सारे के सारे कवानीन जो हैं वो इस्लाम के ऐन तकरीबन मुताबिक हैं या कम से कम जो है इस्लाम के मुनाफी नहीं है। तो ऑलरेडी जो है कवानीन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई कानून जो है इस्लाम के असूलों के मुनाफी ना हो, उनसे मुतसादम ना हो, किसी शरीयत से और इस्लाम से और कुरान से मुतसादम ना हो। ये ऑलरेडी जो है सबसे पहला कवानीन बनाते वक्त जो है ये जहन में बात रखी जाती है और लेजिस्लेचर इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। क्योंकि एक इस्लामी स्टेट है तो उसका आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो इस्लाम के असूलों के मुनाफी हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब लॉयर्स क्रिमिनल केसेस भी लेते हैं, आप भी लेते होंगे, तो क्या प्रेशर होता है? ज़ाहिर है क्रिमिनल केस ज़रा कोई ना कोई ऐसे ही ऑफेंस हुआ होता होगा, तो कोई धमकी कभी किसी की जानिब से, और फिर उसको आप काउंटर कैसे करते हैं, अपना काम जारी रखना? प्रैक्टिकली तो मैडम जब हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे होते हैं तो ये मैं समझता हूँ एक इबादत वाली बात है कि आप लोगों को इंसाफ के लिए आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं। अल्लाह का हुक्म भी है या अय्युहल्लज़ीना कूनू क़वामीना बिलक़िस्त, तो इंसाफ के लिए खड़े होना तो हर मुसलमान का वैसे भी फ़र्ज़ है, ये बिल्कुल हुक्म है अल्लाह ताला की ज़ात का। उस हवाले से कोई भी चीज़ आड़े आती है तो उसको यूजुअली हमने देखा है कि प्रोफेशनल वकला इसको नहीं लेते। हमने बड़े ख़तरनाक किस्म के मुलज़मान के भी केसेस करने होते हैं, दोनों तरफ से, कंप्लेनेंट साइड से भी और डिफेंस साइड से भी। और इसी तरह से दहशतगर्दी के मुकदमा जिसमें बम धमाका भी है, जिसमें बड़े बड़े टेररिस्ट के केसेस भी जो है कंप्लेनेंट साइड से करते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। इसी तरह से मैंने भी इस पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा, अपनी बल्कि सारी वकालत का सबसे बड़ा केस किया, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है उसमें मैं प्रोसिक्यूटर था, तो उसमें उनको डेथ सेंटेंस भी हुई, आपको पता होगा। तो हाई ट्रीजन का यूनिक केस पाकिस्तान की तारीख का, तो सारी चीज़ें आती हैं आड़े और कहा भी जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कभी भी कोई वकील जो है जो ट्रू प्रोफेशनल है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से किसी तौर पे वो पीछे नहीं हटता। सही। अच्छा, एक चीज़ पहले, अगर मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी ये गलत हो फिगर्स, पहले LLB शुरू में शायद 2 साल का होता था, फिर 3 साल का हुआ और अब 5 साल का कर दिया गया है। तो आपको लगता है बड़ा वो एक टाइम टेकिंग हो गया और क्राइटेरिया भी इसको टफ कर दिया गया? पहले उर्दू मीडियम में भी होता था, मैंने सुना अब सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रह गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? जो बच्चे बहुत कर रहे अच्छा हो थे गया जी। अब जो लीगल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के तकरीबन बराबर हो गया। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। हम सब ने, बार काउंसिल्स ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सजेस्ट किया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस फाइल किया गया, पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2018 में। तो उसके ऊपर एक डिटेल फुल बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट आया और उस जजमेंट की रोशनी में उन्होंने एक तो ये किया कि जो लॉयर्स हैं उनको ट्रेनिंग, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाएं। उसके पैरा 13 के अंदर उन्होंने कहा कि इनकी ट्रेनिंग कराएं, बार वोकेशनल कोर्स कराएं, इनको स्किल्स सिखाएं, हाउ टू अपेयर इन द कोर्ट, हाउ टू बिहेव विद द क्लाइंट, हाउ टू गेट द रिलीफ, कैसे कोर्ट को कन्विंस कैसे करना, ये उनको आर्ट्स सिखाएं
सही। तो वो बार वोकेशनल कोर्स जो है, लकीली मैं 2020 में लीगल एजुकेशन का चेयरमैन था पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल में, तो वो वहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो अदारा जिसके अंदर ये ट्रेनिंग होती है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनवाया, उसको चलाया। अभी हमारे एक मेंबर बार काउंसिल मलिक मोहम्मद अहमद क्यूम साहब जो हैं वो उसको चेयरमैन के तौर पे हेड कर रहे हैं और बच्चों की वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसी जजमेंट के अंदर जो है उन्होंने कहा जी जो कोई बच्चा लॉ में एडमिशन लेगा तो एक लेट का इम्तहान होगा जो इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करेगा HEC, वो जो उस इम्तहान से उस बैरियर से क्रॉस करेगा वो एडमिशन होगा उसका लॉ के अंदर। और फिर जो उस लॉ के डिग्री को पास करेगा फिर आगे एक और बैरियर रख दिया कि गेट का इम्तहान होगा, वो भी बड़ा टफ इम्तहान है और उसकी भी जो पासिंग मार्क्स हैं 50% हैं विच आर इक्वल टू द PhD। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जितने भी इम्तहानात हैं वो 33 से लेकर 45% उनके मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स, लेकिन जो लॉ है उसका जो गेट का इम्तहान है उसके पासिंग मार्क्स 50% हैं विच आर इक्वल विद द PhD। तो मैं समझता हूँ अभी बड़ा स्टैंडर्ड है एजुकेशन का। लॉ कॉलेजेस जितने इस तरह के थे उन सबको बंद किया गया। स्टैंडर्ड जो वो जो जजमेंट है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है उनको अप टू मार्क किया और सीट्स जो कम की 100 सीट्स कर दी उन्होंने उस जजमेंट के अंदर। उसमें यह है कि लॉ कॉलेजेस के अंदर एक क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी भी कम होगी। जितने लोग प्रोफेशन के अंदर आएंगे वो कॉम्पिटेंट होंगे, वो वर्सटाइल होंगे और वो अपग्रेडेड होंगे। फिर उनका बार वोकेशनल कोर्स होगा, फिर लोगों को इंसाफ दिलाने में वो जो है वो बेहतर से बेहतरीन अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, सॉरी लोअर कोर्ट्स जो हैं, यहाँ पे बहुत से जाली वकला की भरमार होती है, जाली गवाहान की भरमार होती है। जैसे आप बता रहे हैं माशाल्लाह आपने काफ़ी सिस्टम को सपोर्ट करने की कोशिश की है, तो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए जी, हर किसी ने अपने हिस्से का काम अगर हम करते रहें और करते चले जाएं तो सिस्टम रिफाइन होता चला जाता है। 2018 में मुझे मौका मिला, मैं चेयरमैन एंटी करप्शन के तौर पे इलेक्ट हुआ, तो हमने एक क्रैकडाउन किया पूरे पंजाब के अंदर और उस क्रैकडाउन की में हमने बेशुमार जाली वकला के ख़िलाफ़ FIRs की, जुर्माने किए, उनको उनके जो लाइसेंस हैं हमने सरेंडर करवाए। तो हमें एक रिपोर्ट बना के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, बहुत ज़्यादा सो मोटो आपको पता लेते थे। तो हमने रिपोर्ट जब भिजवाई तो उनके पास एक पटिशन गई जिसमें जो पायलट्स हैं उनकी डिग्री के हवाले से वो पटिशन थी। तो वकील साहब को चीफ साहब ने कहा कि पहले क्यों ना वकला की डिग्रियां चेक करवा लीजिए, मेरे पास एक बार काउंसिल से चेयरमैन की एक रिपोर्ट है, तो क्यों ना पहले हम डिग्रियां वकला की और जजेस की चेक करवाएं। तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो उसके ऊपर उन्होंने 100 मटर नंबर 22 ले लिया। अच्छा। और 2018 का, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल को वहाँ बुलाया और उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ और HEC के चेयरमैन को बुलाया कि आपस में कोऑपरेशन दें और डिग्रियां जो है वो स्पीडीली वेरिफिकेशन करवाएं। तो हमारी 1,36,000 के करीब जो है वो उस वक्त एनरोलमेंट थी, अभी तकरीबन 1 लाख के करीब आ गई है। तकरीबन उसमें 20-22 हज़ार हमने एलिमिनेट किए, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिए लाइसेंस और 13 करोड़ के करीब हमने जुर्माना इकट्ठा किया। उसमें उस क्रैकडाउन के अंदर हमने जो सबसे ताकतवर तरीन लोग थे उस वक्त 4 MPs के खिलाफ हमने FIR करवाई। कोई यूनियन काउंसिल के नाज़म थे, बल्कि एक चौरी जावेद नामी MPA पाकपतन से हमने उनको गिरफ्तार भी करवाया। एक चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे जो हैं उनके पास जाली डिग्री थी, उनके खिलाफ हमने FIR करवाई। फिर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एक सेक्रेटरी साहब जो हैं उनके पास लाइसेंस था ड्यूरिंग सर्विस, उनका लाइसेंस हमने सरेंडर करवाया। एंटी करप्शन के एक DG थे, उनका जो है वो लाइसेंस जो है ड्यूरिंग सर्विस था, वो हमने सरेंडर करवाया। तो एक बड़ा क्रैकडाउन था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाली वकला जो है उनको निकाला गया पूरे पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट हासिल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफाई हुई और अब बहुत ज़्यादा चीज़ें रिफाइन हुई हैं। सही। अच्छा, वकला बरादरी को देखते हैं हम पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये इलेक्शंस जो हुए भी जनरल इलेक्शंस, उसमें भी वकला बड़े मुतहरिक दिखाई दिए, इलेक्शन भी लड़े उन्होंने, पार्लियामेंट में भी पहुंच गए आपके बहुत से साथी। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि वकला जो है वो ये समझते हैं कि कानून की डिग्री हमने हासिल कर ली तो बस वो कानून कहीं फील होता है कि वो हाथ में लेने में वक्त नहीं लगाते, लड़ाई झगड़ा फौरन एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर फौरन से वो वायलेशन तशद्दुद पे भी आ जाते हैं, पुलिस वाले की पिटाई लगा दी, इस तरह की चीज़ें। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? असल में हर जो इंडिविजुअल वाक़या है, मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल जो वाक़या है उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसके इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या रीज़न है। और यकीनी बात है एक पढ़ा लिखा डबल ग्रेजुएट जो है अगर कोई
ऐसी चीज़ करता है, कोई कानून की वायलेशन करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन जो है, हमारी बार काउंसिल का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, हमारी स्टैट्यूटरी है, उसके अंदर जितनी भी कंप्लेंट्स जाती हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्रवाई होती है। उसमें लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी, मनसूख भी हो सकता है। और उसमें जो मिसकंडक्ट के ट्राइब्यूनल हैं, उसमें 2 मेंबरान के साथ एक हाई कोर्ट के जज होता है जो चेयरमैन होता है, और हमारे 5 ट्रिब्यूनल इस वक्त काम कर रहे होते हैं। और उसमें वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो कैटेगोरिकली साथ साथ चल रहा था। अगर कोई इस तरह की छोटी मोटी वायलेशन होती है तो वो साथ ही एक जो एहतसाब का निज़ाम है वो भी चल रहा होता है। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से साइल वो ये शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि यार हमें कोई मसला है, हम अपना केस लेके अदालत आए हैं, वकील किया है, वकला आपस में सेटिंग कर लेते हैं और दोनों पार्टी से फ़ीस लेते रहते हैं, वो मसला तो फिर कभी हल नहीं होने का? ये इस तरह की बहुत, मैं समझता हूँ कभी कोई रेयर वाक़या हो, वैसे कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना। लेकिन अगर कोई होता भी है, मैंने आपको बताया ना कि हमारी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको रिकॉर्ड से ये साबित कर सकता हूँ, आप बार काउंसिल का रिकॉर्ड निकलवाएं, आप देखें पिछले 5 साल में, 10 साल में कितने लोगों के खिलाफ जहाँ मिसकंडक्ट या करप्शन प्रूव हुई, कितने लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हुई, जुर्माने हुए, लाइसेंस सस्पेंड हुए, लाइसेंस कैंसिल हुए। तो हमारा जो एक इंटरनल सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, वो पैरेलल चल रहा होता है। अगर किसी जगह पे होता है, आप देखें पूरे पाकिस्तान में 1,80,000 वकील है, उनमें से मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो लाहौर है, और ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, बल्कि दुनिया की शायद सबसे बड़ी बार एसोसिएशन होगी कि मेट्रोपॉलिटन एक ही सिटी में तकरीबन 48,000 प्लस लॉयर मेरे रोल पे हैं आज, और 10-12 हज़ार लोग बाहर से भी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आके लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, तकरीबन 60,000 के करीब लाहौर में लोग हैं। तो उसमें जो एक आदि, जैसा ये आपने एक शिकायत की, आपके पास एक फीडबैक है, तो आप देखें कि वो कितने % लोग हैं। मेरा ख्याल है आप मुझे 20 लोगों के नाम नहीं गिना सकते पूरी कोशिश के बावजूद। तो आप उससे आप रेशो निकालें कि कितने फ़ीसद लोग हैं जो इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल हैं। बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, और मोस्टली लोग जो हैं वो लॉ अबाइडिंग हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, डिग्निफाइड हैं, और बड़े एहतराम के साथ अपने क्लाइंट के साथ, जज के साथ, पब्लिक फंक्शन के साथ पेश आते हैं। जो एक आधा % 0.005% अगर कोई न्यूसेंस है तो उनके खिलाफ तमाम फोरम जो है वो उनका बिल्कुल उनका रास्ता खुला होता है। लोग अपनी एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स फाइल करते हैं और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं। अच्छा, आप देखते हैं अदालतों में इतने केसेस इल्तिवा में होते हैं, इतने केसेस, लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, फैसले बाद में आ रहे होते हैं, शायद वो भी नहीं आ रहे होते, तो आप कहाँ ये प्रॉब्लम देखते हैं? माशाल्लाह वकला की तो एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि वकला की कमी की वजह से ऐसा होगा, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये पिछले साल तकरीबन 22 लाख के करीब ज़ेर समात था अदालतों के अंदर मुकदमा, और इस साल मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 3.2 मिलियन मुकदमात जो हैं, 32 लाख के करीब जो है अदालतों के अंदर मुकदमात ज़ेर समात हैं। उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। उसमें मैं समझता हूँ एक बड़ी रीज़न ये है कि जो जजेस की तादाद है वो बहुत कम है। जजेस की जो एलिवेशन का तरीका है उसको हमेशा हमने बड़ा एजिटेट किया है कि जजेस की एलिवेशन का तरीका भी दुरुस्त नहीं है, उसको भी, उसमें भी चेंजेस आनी चाहिए। जो उकरबा परवरी की बजाय मेरिट के ऊपर जो है कॉम्पिटेंट लोगों को और ऑनेस्ट लोगों को लेना चाहिए जो मैक्सिमम जो है वो करें। और इसी तरह से जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसके अंदर ट्रेनिंग्स का अमल होना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। और तीसरा जो एलिमेंट है, मैं अपने आप को भी अपने तबके को भी इस हवाले से बिल्कुल बरी ज़ुबान नहीं समझता। हमारी वजह से भी केसेस डिले होते हैं, किसी जगह पे कभी कुछ स्ट्राइक हो गई, कभी कोई ऐसा इशू आ गया जिसमें कोई वकील जो है क्लाइंट को इंटरेस्ट को वॉच करते हुए केस को डिले करना चाहता है, तो उस वजह से भी मैं समझता हूँ कोई छोटी छोटी लोगों की एक मैं समझता हूँ पैटी प्रायोरिटीज़ जो नहीं होनी चाहिए, तो उस वजह से भी मुकदमात में जो है वो तखीर होती है। अच्छा, और सम टाइम जो है जो हमारा आपस का जो एक ट्राई-एंगल है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है और वकला हैं, उनमें कभी कभार कोई इगोइस्टिक इशू जो होता है उसके ऊपर जो है चीज़ें डेडलॉक की तरफ जाती हैं और उससे भी अल्टीमेटली जो नुकसान है वो लिटिगेंट का होता है, विच इज़ दी ओरिजिनल स्टेक होल्डर ऑफ द सिस्टम। आपने कहा कि जजेस की कमी का सामना है इसलिए केसेस इल्तिवा में हैं,
तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे बच्चे जुडिशरी की तरफ जा नहीं रहे हैं, इस डिग्री में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? ज़्यादातर का रुझान, जैसे अब LLB पहले बहुत लोग किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे क्राइटेरिया मज़ीद बेहतर और ज़रा सख्त होता गया तो वो तादाद कम हो गई। तो क्या हमारी जो नस्ल है वो इस तरफ कम जा रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही इस डिग्री में? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो बिल्कुल जो है वो आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ा मेरिट बड़ा उसमें हाई हो गया है। लोग अपने फ्यूचर को देखते हैं कि किस में हमारा ज़्यादा फ्यूचर सेफ़ है। जुडिशरी में मैं समझता हूँ वो हमारे ही भाई बंदे हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो होनी चाहिए, और सैलरीज भी वो उस लेवल की नहीं है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो एक फाइनेंशियल सेफ्टी महसूस हो। वो भी है। और फिर हमने देखा है कि पिछले एक ख़ास तौर पे हम 3-4 साल से देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जजेस का बड़ा एक कंसर्न है। एक जज है वो उसकी ओल्ड एज वालदैन हैं या फैमिली में कोई इशू है या बच्चे छोटे हैं या स्कूलिंग उनकी किसी ऐसी जगह पे हो रही है, तो आप उसको दूर दराज किसी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। आप उसको यजमान एक लाहौर डोमिसाइल का बंदा है, उसको आप मंडी यजमान में, भावलपुर में या रुझान जमाली में आप पोस्ट कर देते हैं। तो वो एक जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, एक उसका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वही नहीं होगी, वो लोगों को इंसाफ क्या फराहम करेगा। उसका 24 घंटे की बात में ज़हन अटका होगा कि कब मेरा वापस ट्रांसफ़र हो किसी मेरी ऐसी कन्वीनियंट जगह पे जहां मैं आसानी से अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकूं। तो उस हवाले से भी मैं आपके तवज्जो से जो है जो जुडिशरी के बड़े हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनकी रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए जजेस की, और उनकी कन्वीनियंस की आप पोस्टिंग दें। आप करीब तर स्टेशन दे दें, आप उसके डोमिसाइल ज़िला में ना दें, लेकिन उसकी कन्वीनियंस की पोस्टिंग दें ताकि लोगों को अल्टीमेटली जो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में जो हर्डल्स हैं, जो बैरियर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अच्छा, एक और चीज़ जो देखने में आती है, बार और बेंच का जहाँ बहुत करीबी ताल्लुक है वहाँ बाज़ात इसमें कुछ तलखियाँ भी आ जाती हैं, मुगला की जजेस के साथ तल्ख कलामी बाज़ात बाद हाथापाई तक भी आ जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। तो हम एक फैमिली हैं जी, जजेस और बुकला जो है एक ही फैमिली हैं, एक ही हम गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक ही कश्ती के सवार हैं। डेस्टिनेशन हम सब का लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। लेकिन आप इस रिश्ते को इस तरह से कह सकते हैं जैसे सास और बहू का रिश्ता, एक ही घर में रहना है। बहू सारा दिन जो है वो सास को कन्क्वायर करने के चक्कर में होती है, और सास जो है वो सारा दिन बहू को फ़तह करने के लिए एफर्ट करती रहती है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसको मैं एडमिट करता हूँ। हमारी तरफ से भी ये बात है, और हमारे जो दूसरे चैरियट पार्ट है उसकी तरफ से भी ये इशू है कि वो भी हमेशा उनका ये होता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर ईगोइस्टिक हो जाते हैं। और हमारे वकला नुमाइंदेगान भी मैं समझता हूँ उनको बहुत फ्लेक्सिबल रोल प्ले करना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली इस निज़ाम को मजबूत होने की ज़रूरत है, इस निज़ाम को रिफ़ाइन होने की ज़रूरत है। आप देखें कि अभी हमारी जुडिशरी के बारे में इंटरनेशनल रैंकिंग आई, बड़ा अफसोस हुआ उस बात के ऊपर, और उसकी सॉलिड रीजंस हैं। ऐसे भी नहीं है कि बिला वजह से किसी ने दे दिया। तो हमें इन सारी चीज़ों को मिल के केटर करना चाहिए। उसमें मेरा भी रोल है, जुडिशरी का भी रोल है, पब्लिक फंक्शनरीज का भी रोल है। सब ने हमने मिल के इस मुल्क के शहरियों के लिए आसानी पैदा करनी है ताकि निज़ाम इंसाफ जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। पूरी दुनिया में जितने भी इनकलाब आए कभी भूख और अफलास की वजह से नहीं आए, इंसाफ की अदम फरामी से आए। तो इंसाफ के ऊपर हमारा जो यकीन है ख़ास तौर पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमें तो हुक्म भी है, अल्लाह ने अदल के लिए इतनी मर्तबा कुरान में हुक्म किया है, शायद किसी और मज़हब में नहीं है। जो विंस्टन चर्चिल का एक जो जुमला हमेशा हम कोट करते हैं कि जब जंग अज़ीम दोम में हमले हो रहे थे तो उसने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो किसी ने कहा कि जंग का और अदालतों का क्या आपस में लेना देना, क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो मेरे मुल्क के अवाम मेरे साथ होंगे, इसलिए मेरे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, उनका इतना निज़ाम इंसाफ के ऊपर इतना यकीन था। तो बी मुस्लिम हमें तो बार बार हुक्म किया गया अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की तरफ से, बार बार ताकीद की गई। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीस पढ़ें तो इंसाफ के लिए बड़ा सख्ती से हुक्म किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो स्टेट का पिलर है वो निज़ाम इंसाफ है। बहुत शुक्रिया मुनीर भट्टी साहब, आपने बहुत से अहम सवालात के जवाब दिए। तो नाज़रीन, किचन की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर आपको टूर कराएंगे किचन का और पूछेंगे महविश से कि क्या कुछ रेडी हो चुका है। साथ रहिएगा। ब्रेक
के बाद खुशामदीद जनाब। आम रमज़ान में आपका और हमारा साथ जारी है। इफ्तार का वक्त जो है वो शुरू होने में कुछ ही लम्हे बाकी हैं, अब चंद मिनट ही बाकी रह गए। तो किचन में चलते हैं, महविश सितारा से पूछते हैं कि वो क्या कुछ बना चुकी हैं। जहाँ से मुझे लग रहा है कि महविश तो सब कुछ बना चुकी हैं एज़ यूजुअल, और उन्होंने किचन भी समेट लिया है। तो आज का जो मेन्यू था महविश, एक तो था चिकन चिली ड्राई, तो इसका ज़रा हमें ठीक हो गया जी। एग फ्राइड राइस के साथ चिकन चिली ड्राई में मैंने लिया है बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स ली हैं आधा किलो, मैदा लिया है 3 खाने के चम्मच, अंडे लिए हैं 4 अदद, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच है, हरी मिर्ची हैं 7 से 8 अदद, और धनिया कटा हुआ लिया है 2 चम्मच, लहसुन कुटा हुआ लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और मक्खन लिया है 3 चम्मच। इसमें लिया सोया सॉस, चिली सॉस 4 चम्मच है, सिरका है 2 खाने के चम्मच, केचप है 4 खाने के चम्मच, पानी है 1 कप, चावल हमने उबले हुए लिए हैं तकरीबन 4 कप, और उसी के साथ चावलों में ऐड की हैं शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और बंद गोभी आपने लेना है हाफ कप। तो सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जिसमें हमने अंडा, नमक, काली मिर्च और उसी में हमने डाली है सोया सॉस। इसको अच्छे से हमने मैरिनेट किया है मैदा डाल के, और मैदा जो इसकी है वो बाइंडिंग अच्छी करेगा इसके मसालों को, और हमने इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद स्ट्रिप्स, हमने जो चिकन स्ट्रिप्स है वो निकाल दी हैं। उसी के साथ दूसरे पैन में हमने थोड़ा सा बटर लिया है, बटर लेने के बाद उसमें गार्लिक चॉप करके डाला है, और उसी के साथ हमने हरी मिर्चें जो हैं वो भी डाल दी हैं, और साथ में जो फ्राई किया चिकन है वो डालकर हमने सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, केचप और 1 कप पानी डाल के उसको अच्छे से कुक किया है। आपको इसके अंदर कोई स्लरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि जो मैदे की हम अलग से बनाते हैं, क्योंकि जो कोटिंग होती है चिकन के ऊपर उसी से ही जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है। ठीक है, हमारी ग्रेवी रेडी होगी। इसी तरह हमने राइस ली है, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर लिया, उसमें मैंने गार्लिक चॉप किया, चॉप करने के बाद उसको सौते किया। बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना वरना उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो उसी में मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका डाला, और साथ में सारी वेजिटेबल्स और 2 अंडे डाल के उनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें उबले हुए चावल डाले, और विदिन 1 मिनट के टॉस करने के बाद मैंने इसको डिश में निकाल दिया। सही जनाब। और हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो तो बहुत झटपट है, बस मेकिंग का ही काम होता है। मीठे दही भल्ले हैं। अच्छा। इसमें मैंने दही ली है 2 कप। आप घर में अगर जमी दही लेते हैं तो वो तो सबसे गुड है, अगर नहीं है तो आप बॉक्स वाली दही ले सकते हैं। इमली की चटनी है 4 खाने के चम्मच, आलू बुखारे की चटनी है 4 खाने के चम्मच, चाट मसाला है 1 खाने का चम्मच, और जो भल्ले हैं आप उसको घर पे भी बना सकते हैं माश की दाल के, या अगर आपको बाजार से भी पैकेट्स में अवेलेबल है। आपने जैसे उसको पानी में सोक करना है और ड्राई करने के बाद उसको दही में डालना है। सफ़ेद चने हैं उबले हुए 1 कप, प्याज कटी हुई है 1 अदद, और धनिया पुदीना फॉर गार्निश। हमने सबसे पहले, और इसमें मैंने आलू भी आ गई है जनाब जी, और इसमें मैंने उबले हुए आलू भी यूज़ किए हैं। हमने उबले हुए आलू, सफ़ेद चने और भलों को अच्छे से सोक कर लेना है पानी से, और उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद हमने इसको दही के अंदर ऐड करना है। दही में सबसे पहले आपने जो जितनी चटनियाँ हैं इमली की और आलू बुखारे की, उसके साथ उसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और हनी भी डाल सकते हैं। और इसमें डालना है चाट मसाला। मिक्स करने के बाद आपने इसमें सारे जो आलू है, सफ़ेद चने हैं, प्याज है, धनिया पुदीना डाल के इसको सर्व डिश में डिश आउट कर दीजिए। सही। और लास्ट आपकी एक ड्रिंक थी कॉकटेल शेक, कॉकटेल शेक। इसमें मैंने लिया है केले। अच्छा, इसमें आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उसको ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने अभी इसमें डाले हैं आप वही डालें। इसमें मैंने लिए हैं केले 4 अदद, सेब 2 अदद। फ्रूट कॉकटेल का जो एक टिन है उसमें तकरीबन 1 कप फ्रूट्स निकल आते हैं। 1 कप वो लेना है। स्ट्रॉबेरी लेनी है 7 से 8 अदद। दूध लेना है 2 गिलास, 2 से 2.5 गिलास इसमें डलेगा। खजूर है 6 अदद, और बर्फ़ है इसमें हस्बे ज़रूरत। आपने सबको ब्लेंडर में डालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, और जस्ट इफ्तार से थोड़ी देर पहले इसको आपने ब्लेंड करना है, और आपने इसको ग्लासेस में सर्व कर देना है। अच्छा, ये जो कैन फूड्स होती हैं, जैसे अब ये आप कह रहे हो कि जो फ्रूट कॉकटेल था ये भी कैन था, तो ये हेल्दी होते हैं? अच्छा, मैं वैसे नहीं रिकमेंड करूँगी कि ये इतना हेल्दी होता है, लेकिन एक अगर आप पाइनएप्पल बाजार से लेने जाते हैं तो मोस्टली आपको पाइनएप्पल मिलता नहीं है। फ्रूट कॉकटेल का कटिंग, पीलिंग और बड़ा मुश्किल काम है, और मोस्टली लोगों से नहीं होता, उसके अलग से पीलर होते हैं। सही। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप टिन ले लें, उसको आपने उसको वॉश कर लेना, जो उसका जो सिरप है उसको आपने ऐड नहीं करना, उसको आपने निकाल देना है, और उसको जो पाइनएप्पल है उसको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना। आज तो आपने खाने भी ऐसे बनाए हैं कि हमें उसके साथ वाकई पेप्सी की जरूरत पड़नी ही थी, और ये अच्छा हो गया कि
पेप्सी ऑलरेडी मौजूद है। और उसी के साथ मैंने सबरोसो के जो चिकन सीख कबाब हैं उनको फ्राई किया है, जिसको मैंने फ्राई किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर, जो कि इंतहाई लाइट है और बहुत मज़ेदार है। अच्छा जनाब, तो ये आपने आज सबरोसो से हमें चिकन सीख कबाब और राइट। अच्छा दही बड़े आप जो कह रही थी कि घर का दही होना चाहिए, तो प्रेफरेबली वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जो घर का दही है उसमें ये होता है कि उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होती। तो क्या दही में कोई और चीज़ ऐड होती है? नहीं, बाहर के दही में जो दही होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी ऐड होती है। अगर आप बॉक्सेस वाले दही लेते हैं तो उसमें आपको घर में शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। जैसे आपने घर में दही जमाएंगे तो आपको थोड़ा सा खट्टा भी मिलेगा। अच्छा, ये उसका नेचुरल फ्लेवर है। ये नेचुरल फ्लेवर है। अगर आपको, मैंने वही बताया ना, अगर आपने घर का दही लिया है तो आप 1 चम्मच चीनी का इसमें ऐड कर दें। अगर आपने नहीं लिया तो आप उसको जो अगर बॉक्स वाला लिया है तो उसको एज इट इज, और वो बहुत थिक भी होता है, उसमें आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम भल्ले और जो पकौड़ियाँ या आलू वगैरह डालते हैं तो ये भी सारा पानी जो है उसको सोक कर लेते हैं, तो दही भल्ले बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बेहतर है आप जो दही है उसको फेंटते वक्त आधा कप दूध ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो चिकन चिली ड्राई आपने अब बनाया है तो क्या ये बहुत स्पाइसी होगा? लिटिल बिट, थोड़ा बहुत स्पाइसी होगा। यानी आज हमें पेप्सी की जरूरत पड़ेगी इसका जी मतलब बिल्कुल, चिल्ड पेप्सी की जरूरत जरूर पड़ेगी। ओके, तो दूसरा महविश ये भी बताइएगा कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, लाइक एक स्टैंडर्ड आपने बनानी है कोई चाइनीज डिश जैसे आपने आज बनाए हैं मेरा ख्याल एग फ्राइड राइस, और उसमें कुछ वेजिटेबल भी ऐड किए हैं, तो एक स्टैंडर्ड ये रेसिपी बनाने में कितना टाइम लगता होगा? अच्छा, सबसे ज़्यादा इसका जो टाइम लगता है ना, इसकी कटिंग में टाइम लगता है, तकरीबन 40 मिनट आपके कहीं नहीं कटिंग में थक जाते हैं। हाँ, आपने इसमें अगर गाजर कट करनी है, इसको फाइन चॉप करना है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, गार्लिक है, सबको आपने फाइन चॉप करना है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बनाने में जस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपने जस्ट इसको डालना है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ये अपनी जो शक्ल है वो चेंज कर देते हैं। अगर हम जस्ट इसको पैन में डालते हैं और साथ ही राइस डाल के इसको टॉस करते हैं तो ये ओवर कुक नहीं होने चाहिए यानी कि। अच्छा, चाइनीज जितनी भी डिशेस हैं उसमें जितने भी राइस होते हैं वो थोड़े से खड़े होते हैं। हाँ, मतलब वो लाइक जैसे पाकिस्तानी फूड में है ना, जैसे बिरयानी अगर थोड़ी सी बैठ भी जाए तो चल जाती है, लेकिन जो चाइनीज राइस है वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उनका जो खूबसूरती ही है कि वो खिले खिले नजर। हमारे जो व्यूअर्स डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बताया, मैंने सुना है कि चावलों की अगर आप स्टार्च निकाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फिर अगर आप चावल खाएं तो वो मोटापा नहीं करते हैं। अच्छा, वो हर चीज़ की जो एक्सेस है वो मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप खाते जाएंगे तो वो तो आपके मतलब साइड इफेक्ट्स करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप कभी कभी चावल खा रहे हैं और उसका स्टार्च निकालना, वैसे तो मैं निकालती हूँ, हाँ, मैं तो मस्त निकालती हूँ और बड़ा ज़रूरी है इसको निकालना, क्योंकि अगर स्टार्च नहीं निकालेंगे तो हमारे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी, अगर रखे भी होंगे तो वो बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाएंगे। हाँ, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अगर आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, चाहे बिरयानी में यूज़ करें, एग फ्राइड में यूज़ करें, एग फ्राइड में तो नेचुरली इसने इसका जो स्टार्च है वो निकल ही जाना है, लेकिन ओवरऑल अगर आप यखनी पुलाव भी बनाते हैं तब भी कोशिश करें कि जो इसका स्टार्च है। अच्छा, पुलाव में भी यखनी इसका स्टार्च ज़ाया कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं। उसमें यह है कि अलग से हल्का सा इसको बॉईल कर लें, उसका स्टार्च निकाल लें, और जैसे ही मसाला बनाएंगे उसके साथ उससे पुलाव के टेस्ट पे कोई वो कमी नहीं होगी उसमें। अच्छा, आजकल आपने वो देखा होगा ब्राउन राइस भी आ गए हैं मार्केट। बिल्कुल, व्हाट इज दैट? वो क्या मोटा नहीं करते? मैंने सुना। हाँ बिल्कुल, वो मैंने भी वैसे सुना। चावलों की कोई नई नस्ल आ गई, नई नस्ल आ गई, बिल्कुल नहीं। बड़े मजे के होते हैं, बस उसमें है पानी का आपको मिकदार का ध्यान रखना पड़ता है। आपने इसमें पानी डाला, उसको कुक किया और वो टर्न हो जाते हैं। वो इस तरह जैसे नॉर्मल राइस होते हैं उस तरह सीधे नहीं रहते, वो टर्न हो जाते हैं। और मोस्टली लोग जो ब्राउन राइस हैं, जब वो जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं स्टेक्स के साथ में। अगर आपने चिकन चिली बनाया तो इसके साथ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, चावल खाने का शौक भी आपका पूरा हो सकता है। 2 तरीके हैं, स्टार्च गिरा दें और उससे भी आप मोटे नहीं होंगे, या फिर आप ब्राउन राइस यूज़ कर लें और चावल खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और डाइटिंग भी हो जाएगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने किचन से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप देखिए कि आपके किचन में क्या मुकम्मल है और क्या अभी बाकी है जो कि इफ्तार तक रेडी होना चाहिए। थैंक यू सो मच।